Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Hi, myself Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the part 3 of your chapter 3 of your class plus 1 class, that is the plant kingdom. So इसका आज हम part 3 करने वाले हैं. हमने इसके दो parts हम already कर चुके हैं. In the part 1 we studied about its classification and the first topic we studied its algae के बारे में हमने स्टडी किया था. algae होती क्या है उसकी कुछ इंट्रो पढ़ी थी. देन हमने उसके रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी किया और उसके बाद हमने उसकी टाइप स्टडी की थी और उनको कंपेयर किया था. Then in the second video, what we studied in the second video, we studied about its bryophytes and pteridophytes. तो हम लोग from the earlier stages to the advanced stages of the plants पे आ रहे हैं. तो हमने उसके बाद हमने bryophytes और pteridophytes के बारे में स्टडी किया, जिसको हम लोग amphibians of the plant kingdom बोलते हैं, and the मोस्ट जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जिनका जो वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप हुए थे, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टेरिडोफाइट्स जिनके वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप हुए थे. सो हमने जिम्नोस्पर्म्स और हमने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बारे में स्टडी किया पार्ट 2 वीडियो में, और उसमें हमने उनकी इंट्रोडक्शन पढ़ी. उसमें हमने उनकी इंट्रोडक्शन के साथ साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी किया, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और उनकी टाइप्स को हमने कंपेयर करके स्टडी किया. Now we come to the part 3 of this chapter. This part will cover this chapter, this whole chapter. So let's see हम कौन से टॉपिक्स इस पार्ट में कवर करने वाले हैं. So इस पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं पहला टॉपिक जो है हमारा, that is gymnosperms. So gymnosperms जो उससे थोड़ी सीएडवांस स्टेज है, इसके सीड्स नहीं होते. जैसे हमने क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म्स कौन से हैं जो सीड बियर करते हैं बट फ्लावरिंग नहीं होती इसके अंदर. सो जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावरिंग नहीं होती. सो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसकी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. देन हम एंजियोस्पर्म्स पे आएंगे जो कि सबसे एडवांस स्टेज है प्लांट्स की, जिसमें सीड्स के साथ साथ फ्लावर्स भी बियर करते हैं ये. ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स जो है वो सीड्स बियर करते हैं बट फ्लावरिंग नहीं होती, जबकि एंजियोस्पर्म्स में सीड्स के साथ साथ फ्लावर भी होता है. तो इसमें हम इसकी इंट्रोडक्शन, टाइप्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे. देन हम प्लांट्स की लाइफ साइकिल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि 3 तरह की लाइफ साइकिल्स होती हैं. फर्स्ट वन इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, देन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड थर्ड वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. सो हम इन तीनों लाइफ साइकिल्स को भी स्टडी करेंगे. सो मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहूंगी, जो ये हमारी वीडियोस होती हैं ये एनसीईआरटी को कवर करती हैं. एनसीईआरटी को ध्यान में रख के इसका कंटेंट प्रिपेयर किया गया है. सो जो भी +1 में एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं वो काइंडली इस वीडियो को जरूर देखें. ओके, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक पार्ट 3 वीडियो. फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट इज जिम्नोस्पर्म्स. तो जिम्नोस्पर्म्स होते क्या हैं? सो जिम्नोस्पर्म्स 2 वर्ड से बना है, जिम्नोस प्लस स्पर्म्स. एज यू कैन सी, जिम्नोस प्लस स्पर्म्स. तो जिम्नोस का मतलब है नेक्ड, स्पर्म्स का मतलब है सीड्स. सो नेक्ड सीड्स, ये डिफाइन करते हैं जिम्नोस्पर्म्स को. तो इसमें क्या होता है, ये जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ओव्यूल्स, जो इनके ओव्यूल्स हैं, इनको ओवरी वॉल के अंदर एनक्लोज नहीं होते. जो ये ओव्यूल्स हैं ये विजिबल रहते हैं, ये हमेशा एक्सपोज्ड रहते हैं, चाहे फर्टिलाइजेशन से पहले की बात हो चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद की बात हो. सो जो इनके ओव्यूल्स हैं वो हमेशा विजिबल रहते हैं, नेकेड रहते हैं, जो कि इसका नाम डिफाइन करते हैं, नेकेड सीड्स, जिसको हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं. सो जो भी सीड्स हैं, चाहे वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्यों ना हो जाए उसके बाद भी उनको कवर नहीं होते. राइट? So these are the plants in which ovules are not enclosed by the ovary wall and they remain exposed before and after fertilization. So ये हमारी जिम्नोस्पर्म्स को डिफाइन करता है. So अगर हम आपको कंपैरिजन करके दिखाएं कि हम नेक्ड सीड इसको कैसे बात कर रहे हैं, तो आप इसमें देखिए, अगर हम जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल को देखें और एंजियोस्पर्म के ओव्यूल को देखें, तो जो ये ओव्यूल है, वैसे ऑलमोस्ट ये ओव्यूल जो है
ये नेक्ड ही रहता है हमेशा अपनी लाइफ साइकिल में। इसके आसपास ओवरी वॉल नहीं होती, ये अपने आप को ओवरी वॉल से एनक्लोज्ड नहीं करता। जबकि एंजियोस्पर्म्स के ओव्यूल में आप देख सकते हैं, जो ये इसका ओव्यूल है, इसके आसपास ओवरी वॉल होती है। सो ये एनक्लोज होता है विद इन द ओवरी वॉल। सो ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है जिम्नोस्पर्म्स के ओव्यूल में और एंजियोस्पर्म्स के ओव्यूल में। सो लेट्स सी कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, इनकी अगर हम हाइट की बात करें तो ये मीडियम साइज्ड श्रब से ट्रीज, बहुत बड़े ट्रीज तक हो सकते हैं। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, कितनी मैसिव है, कितनी ह्यूज ट्री है ये। इसका नाम है सिक्वा, जाइंट रेडवुड का नाम है, जिसके आगे ह्यूमंस बहुत ही स्मॉल लग रहे हैं। एज यू कैन सी कि सबसे टॉल ह्यूमन भी इसके आगे बहुत ही छोटा है। सो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, दे इंक्लूड, मतलब बहुत छोटे से बहुत बड़े तक हो सकते हैं। और जो ये वाली स्पीशीज मैं आपको इस पिक्चर में शो कर रही हूँ, सिक्वा जाइंट रेडवुड, ये सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है, राइट। सो ये आप याद कर सकते हैं, जो सिक्वा जाइंट रेडवुड है, इट इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। उसके बाद अगर हम लोग इसके बारे में स्टडी करें, अगर हम लेट्स स्टार्ट विद इट्स रूट्स। जो इसके रूट्स होते हैं वो जनरली टैप रूट्स होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, और उसकी साइड पे लेटरल ब्रांचेस आ जाती हैं, ठीक है। और जो इसके कुछ जेनरा में रूट्स जो होते हैं वो एसोसिएशन में, फंगस के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, एज एन फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, जैसे कि आप पाइनस के केस में देख सकते हैं, ठीक है। ये माइकोराइजल शॉर्ट रूट्स हैं जो कि एसोसिएशन में रहते हैं फंगस के साथ, इसके रूट्स हैं, ठीक है। सो अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि रूट्स के बारे में। अगर हमने इसके बाद पाइनस के अलावा साइकस की बात करें, साइकस, इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं साइकस, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं, कोरोलॉइड रूट्स। कोरोलॉइड रूट्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया में एसोसिएट होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो ये प्लांट साइकस के कुछ स्पेशलाइज्ड कोरोलॉइड रूट्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसकी दो तरह के रूट्स हमने पढ़ लिए। वैसे तो ये टैप रूट सिस्टम होता है, बट इसकी कुछ एसोसिएशंस में भी रहते हैं, और ये इसके साइकस के केस में स्पेशलाइज्ड कोरोलॉइड रूट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसकी स्टेम्स की बात करें। अगर हम आप स्टेम की बात करें तो स्टेम्स जो इसकी यूजुअली ब्रांच्ड भी हो सकती हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम अनब्रांच्ड की बात करें तो वो साइकस के केस में होता है, इसकी कोई फर्दर ब्रांचिंग नहीं होती। जबकि ब्रांच की बात करें तो वो पाइनस के केस में देखिए आप, इसमें ब्रांचिंग हो रही है साइमल्टेनियसली, इसमें फर्दर ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। सिट्रस में भी ब्रांचिंग होती है। सो ये वेरी करता है विद स्पीशीज टू स्पीशीज। अगर हम इसकी लीव्स की बात करें अब फर्दर, तो लीव्स जो इसके सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, यानी कि वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड कंडीशंस को। एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस जो वेरी करती हैं हमारी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड, तो उसको विथस्टैंड करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर जाते हैं। इसके लीव सिंपल और कंपाउंड होते हैं, तो वो सबको अडेप्टेड है ये उनके लिए, ठीक है। अब साइकस के केस में देखिए, अगर आप साइकस की बात करेंगे तो इसके जो लीव्स हैं वो पिन्नेट लीव्स होते हैं, दे परसिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स। जबकि कॉनिफर्स की बात करें हम, जिसमें पाइनस और सिड्रस आते हैं, इनके नीडल लाइक लीव्स होते हैं। पाइनस की बात करें तो इसके नीडल लाइक लीव्स होते हैं, साइकस के पिन्नेट लीव्स होते हैं, इसके नीडल लाइक लीव्स होते हैं पाइनस की। सो देयर थिक क्यूटिकल एंड sunken stomata also helps to reduce water loss. So water loss को रोकने में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि इसकी जो क्यूटिकल, जो आउटर लेयर होती है वो बहुत ही थिक होती है, और इसका स्टोमेटा जो होता है वो संकंड होता है, ठीक है। तो जो दोनों के लीव्स हैं वो भी वेरी करते हैं। अगर अब हम फर्दर बात करें इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स में कौन सी तरह के हो गए? दो तरह के स्पोर्स हो गए। फर्स्ट इज माइक्रोस्पोर्स एंड सेकेंड वन इज मेगास्पोर्स, जो कि हैप्लॉइड रहते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स हैं, ये दो तरह के स्पोर्स हैं जो जिम्नोस्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है हेट्रोस्पोरस।
और कुछ इसके लीड्स जो होते हैं वो स्पोरोफिल्स में मॉडिफाई कर जाते हैं, जैसे कि ये एक जगह पे कॉम्पैक्ट होके स्पाइरली अरेंजमेंट हो जाता है इनका, जैसे हमने पहले भी बात करी थी। तो ये एक कोन की शेप ले लेता है, इसको हम स्ट्रॉबिलाई भी बोल सकते हैं और कोन भी बोल सकते हैं। तो आप इस केस में देख सकते हैं ये मेल स्ट्रॉबिलाई है, ये फीमेल स्ट्रॉबिलाई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्पोरोफिल्स की बात करें, जैसे हमने बात की स्पोरोफिल्स की, तो स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो स्पोरेंजिया को बियर करते हैं। सो जो अगर मेल्स में हो गए माइक्रोस्पोरोफिल्स हो गए, वो माइक्रोस्पोरेंजियम को बियर करते हैं। फीमेल के केस में मेगास्पोरोफिल्स हो गए, वो मेगास्पोरेंजियम को बियर करते हैं। सो दो तरह की हमारे पास स्पोरोफिल्स आ गए, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स। अब माइक्रोस्पोरोफिल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, हम मेल पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये अरेंज किस तरह से होते हैं, मेल स्ट्रॉबिलाई में स्पाइरली अरेंजमेंट हो जाता है एक जगह पे कॉम्पैक्ट होके। सो इसको हम स्ट्रॉबिलस बोल देते हैं। और ये अगर मेल के केस में है तो ये मेल स्ट्रॉबिलाई बन गया, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन बोल देते हैं, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया को बियर करते हैं। सो माइक्रोस्पोर्स जो इसके अंदर होते हैं वो मेल गैमीटोफाइट्स में डेवलप्ड हो जाते हैं, जो कि बहुत ही रिड्यूस्ड रहते हैं और कन्फाइंड होते हैं बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स में, ठीक है। और इसके जो गैमीटोफाइट जो फर्दर बनता है उसका नाम होता है पोलन ग्रेन्स। जो हमने क्या बात करी, इस ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं मेल स्ट्रॉबिलाई में, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया बियर होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि मेल गैमीटोफाइट्स पे डेवलप्ड हो जाते हैं। और जो गैमीटोफाइट्स बनते हैं उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। और ये पोलन ग्रेन्स किसके अंदर बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज मेगास्पोरोफिल्स, जो कि फीमेल स्ट्रॉबिलाई में अरेंज होता है, माइक्रोस्पोरेंजिएट और ये मैक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है, जो फीमेल स्ट्रॉबिलाई में अरेंज होता है। और ये मैक्रोस्पोरेंजिएट मेगास्पोरेंजिया बियर करता है, दैट इज ओव्यूल्स। और जो ये मेगास्पोरेंजियम होता है इसकी बॉडी मेनली कंसिस्ट ऑफ द न्यूसेलस होता है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स, ठीक है। तो जो इसका मेजर हमारा ये होता है मेगास्पोरेंजिया का मेन बॉडी क्या होती है, न्यूसेलस, जो कि प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स। और मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट कर जाता है फ्रॉम अ सेल ऑफ द न्यूसेलस। सो बस अब हम इसमें यही स्टडी कर रहे हैं, जो फीमेल पार्ट होता है वो मेगास्पोरोफिल होता है, जो अरेंज हो जाता है फीमेल स्ट्रॉबिलाई में, जो कि मेगास्पोरेंजियम को बियर करता है। मेगास्पोरेंजियम आगे कंसिस्ट इसकी बॉडी जो होती है, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल्स बनते हैं, ठीक है, ओव्यूल्स। और मेगास्पोरेंजियम की जो बॉडी होती है उसमें न्यूसेलस होता है, वो एनक्लोज्ड बाय एनवेलप्स होती है, ठीक है। उसके बाद जो मेगास्पोर मदर सेल्स आते हैं उसके अंदर मियोसिस होती है और वो 4 मेगास्पोर्स बनाते हैं। मेगास्पोरेंजियम में ये जैसे हम न्यूसेलस की बात करी थी, न्यूसेलस के आसपास इसकी लेयर्स बन जाती हैं और इसमें फर्दर मेगास्पोर मदर सेल की अब हमने बात की थी, उसमें मियोसिस होती है, मियोसिस से 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं। एक मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है और वो फीमेल गैमीटोफाइट में डेवलप्ड हो जाता है, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा आर्कीगोनिया बियर होते हैं। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा आर्कीगोनिया। 4 मेगास्पोर्स बनाते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। एक मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही फीमेल गैमीटोफाइट में डेवलप्ड हो जाता है, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा आर्कीगोनिया होते हैं। और जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमीटोफाइट है वो हमेशा मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रिटेन रहता है। सो ये मेगास्पोरोफिल में होता है। और जो मेल और फीमेल कोन्स होते हैं वो चाहे तो सेम ट्रीज पे होते हैं। So now we are talking about its reproduction. Reproduction में हम क्या कह रहे हैं कि जो मेल और फीमेल कोन्स होते हैं वो सेम ट्री पे भी बॉर्न कर सकते हैं, या जैसे कि पाइनस के केस में, और वो डिफरेंट ट्रीज पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि साइकस के केस में, ठीक है। तो सॉरी, जो मेल और फीमेल कोन्स होते हैं अगर वो सेम ट्री पे हैं तो वो किसकी एग्जांपल है, पाइनस की। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज पे हैं तो वो साइकस की एग्जांपल हो गई। जबकि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में
जो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं दे डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक है, जबकि उसमें फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होती है, जबकि इसके केस में ऐसा नहीं होता। ये अनलाइक ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स की तरह, अनलाइक ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट do not have an independent free living existence. ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के केस में फ्री लिविंग हो जाते हैं, बट जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया दैट रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स। तो जो इसकी जिम्नोस्पर्म्स के केस में गैमेटोफाइट्स की जो एग्जिस्टेंस है वो फ्री नहीं रहती, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहती, वो हमेशा स्पोरोफाइट्स के ऊपर ही रिटेन करते हैं। ये बात याद करने वाली हो गई। क्या हो गया, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट्स की जो स्टेज होती है उनकी फ्री लिविंग हो जाती है एग्जिस्टेंस, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि गैमेटोफाइट अलग होके इंडिपेंडेंट हो जाए, ये हमेशा स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहता है, ठीक है। उसके बाद जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज आउट होते हैं, अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसमें हमने बोला माइक्रो पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एयर में, एयर करंट्स के थ्रू ओव्यूल्स की ओपनिंग तक पहुंच जाते हैं। वो अब मेगास्पोरेंजियम तक पहुंच गए, ओव्यूल्स की ओपनिंग तक पहुंच गए, वहां से पॉलन ग्रेन्स की पॉलन ट्यूब निकलती है और वो मेल गैमीट्स को कैरी करती है टुवर्ड्स द आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स, और वहां पे पॉलन ग्रेन्स रिलीज आउट हो जाते हैं नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया, और वो फ्यूज कर जाते हैं ओव्यूल के साथ, ठीक है। क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एयर करंट के थ्रू ओव्यूल्स की ओपनिंग तक पहुंच जाते हैं, वहां पे पॉलन ट्यूब बन जाती है, उसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स उसके ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं, ओव्यूल के साथ फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूजन के बाद जाइगोट की डेवलपमेंट हो जाती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। वो ओव्यूल, पॉलन ग्रेन्स ओव्यूल्स तक पहुंच के फर्दर एग्स के साथ उनकी फ्यूजन हो जाती है, और जाइगोट बनने के बाद वो उनकी डेवलपमेंट हो जाती है एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स बन जाते हैं, ठीक है। ये था पूरा जिम्नोस्पर्म का साइकिल, हमने सारा कुछ स्टडी कर लिया। हमने जिम्नोस्पर्म्स देख लिए, जिम्नोस्पर्म्स होते क्या हैं, उसके बाद उनकी रूट्स, लीव्स और स्टेम्स के बारे में स्टडी कर लिया, फिर हमने उसकी रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मोस्ट एडवांस स्टेज जो प्लांट्स की है, दैट इज एंजियोस्पर्म्स, जो सीड्स के साथ साथ फ्लावर भी बियर करते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जानते हैं। सो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स। सो ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है, एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप है प्लांट्स का, क्योंकि ये बहुत वेरी करते हैं साइजेस में। एज यू कैन सी ये बहुत छोटे, जैसे वॉल्फिया है जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, बहुत टाइनी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये भी एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। और जबकि यूकलिप्टस जो कि 100 मीटर से भी ज्यादा टॉल है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये भी हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं। सो जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये बहुत वेरी करते हैं फ्रॉम वेरी स्मॉल वॉल्फिया टू वेरी लार्ज यूकलिप्टस ट्रीज। और जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये दो क्लासेस में फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट वन इज डाइकोटिलेडन्स, जिसमें डाई मीन्स टू कॉटिलेडन्स बनते हैं। सेकेंड क्लास इज मोनोकॉटिलेडन्स, जिनमें सिंगल कॉटिलेडन बनता है, ठीक है। तो ये फर्दर दो क्लासेस में क्लासिफाई किए गए हैं, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकॉटिलेडन्स। सो जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं इसके सीड्स में दो कॉटिलेडन्स बनते हैं, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, डाई मीन्स टू। तो इसके अंदर दो कॉटिलेडन्स बनते हैं, एज यू कैन सी हियर। और इसमें क्या होती है, जो वेनेशन रहती है लीव्स में वो रेटिकुलेट होती है। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या है, ये एज अ नेटवर्क की तरह बनती है इसमें, ठीक है। और जो इसमें जो फ्लावर्स होते हैं ये या तो 4 फ्लावर की फॉर्म में है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, या फिर
5 फ्लावर्स होते हैं इकट्ठे, जैसे 1 2 3 4 5, या तो ये 4 और 5 4 मेंबर्स होते हैं ट्राइमेरस, या फिर 5 होते हैं पेंटामेरस। जो इसकी फ्लावर्स होते हैं वो 4 या 5 मेंबर 4 या 5 के वर्ल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 2 कॉटिलेडन्स होते हैं इसके अंदर, रेटिकुलेट वेनिशन होती है, या फिर 4 के वर्ल में होते हैं फ्लावर, या 5 के वर्ल में होते हैं फ्लावर्स। तो अब हम बात करें मोनोकॉटिलेडन्स की। मोनोकॉटिलेडन्स का क्या मतलब हुआ, इसके सीड में सिंगल कॉटिलेडन होता है, सिंगल कॉटिलेडन इन मोनोकॉटिलेडन्स। ठीक है, और इसमें पैरेलल वेनिशन, एज यू कैन सी लीव में जो ये दिख रही हैं आपको लाइंस, इसको वेनिशन का नाम दिया जाता है। जो ये वेनिशन है वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, और इसमें जो वर्ल्स होते हैं फ्लावर्स में वो 3 होते हैं। सो ये ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं। सो 3 मेंबर्स होते हैं ईच फ्लोरल वर्ल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें जो फ्लावर होता है उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वो जो हम फ्लावर देखते हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स ही फ्लावर बियर करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर के अंदर उसका नाम क्या होता है, स्टेमन। जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है उसका नाम क्या होता है, स्टेमन। और जो स्टेमन होता है उसकी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती है फिलामेंट जो ये आप यहाँ देख सकते हैं, एक होता है उसका ऊपर का पार्ट एंथर। फिलामेंट के ऊपर एंथर बियर होता है, बियर करता है। ठीक है, फिलामेंट नीचे वाली जो टिप पे होती है वो एंथर होती है। इसी के एंथर्स में पोलन मदर सेल्स डिवाइड करती है मियोसिस के थ्रू, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं, और वो माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होके पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप देखिए जो इसकी फिलामेंट, एक फिलामेंट पार्ट होता है, एक एंथर पार्ट होता है इसका। उसकी एंथर्स के अंदर पोलन मदर सेल्स जो होते हैं वो मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होके पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। ये हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है। अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, इसका नाम होता है गाइनोशियम, कार्पल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टाइल्स, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो जो ऊपर का पार्ट होता है ये स्टिग्मा हो गया, जो इसकी ये वाली पार्ट हो गया ये स्टाइल हो गया, और ये जो नीचे होता है इसको हम लोग ओवरी का नाम देते हैं। इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं जिसका मेगास्पोरेंजिया भी कहा जाता है। ठीक है, सो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर में, ठीक है, उसका नाम पिस्टल भी कहा जाता है, गाइनोशियम भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें स्वोलन ओवरी होती है, बेस के ऊपर स्लेंडर स्टाइल होती है, और स्टिग्मा होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ओव्यूल्स की, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस करते हैं, और उसमें वो 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे कि मेल सेक्स ऑर्गन में भी ऐसा होता है। इसमें एंथर के केस में पोलन मदर सेल्स, पोलन ग्रेन्स, सॉरी उसमें मियोसिस होती है और पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मियोसिस के थ्रू 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाते हैं। 4 हेप्लॉइड 1 2 3 एंड 4 ये मेगास्पोर्स बन गए 4। इनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक सिंगल वन रह जाता है जो कि एम्ब्रियो सैक बना देता है। ठीक है, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाते हैं, और ये एक बच जाता है फंक्शनल मेगास्पोर जो कि एम्ब्रियो सैक बनाता है। ठीक है, ईच एम्ब्रियो सैक। अब अगर हम एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ईच एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, 3 सेल्ड एपिपेटस होता है। ठीक है, इसमें ये देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज, बीच में जो होता है वो एग सेल होता है, ये जो साइड्स के 2 होते हैं ये क्या होते हैं, सिनर्जिड्स, और यहाँ पे नीचे क्या होती हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। सो ये 3 पार्ट्स में हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, एक एग सेल है और 2 साइड में सिनर्जिड्स हैं। यहाँ पे नीचे लोअर एंड पे क्या है, 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ये फ्यूज करके एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं। जो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं
ये फ्यूज करके एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं। अब इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज देखने वाली है जो मैं आगे बताऊंगी। इसमें क्या आगे क्या आता है कि पोलन ग्रेन्स, अब पोलन ग्रेन्स को वहां तक पहुंचना है, ठीक है, ताकि वो ओव्यूल के साथ, वो एग सेल के ओव्यूल में आके एग सेल के साथ फ्यूज कर सके, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स कैसे डिस्पर्स होते हैं? थ्रू विंड डिस्पर्स हो गए एंथस से, विंड के थ्रू वो कैरी होते हैं, वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, जिसको हम पॉलिनेशन का नाम देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से ये डिस्पर्स होके यहाँ के फीमेल पार्ट तक पहुंच गए, यहाँ के मेल पार्ट से ये फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं थ्रू विंड या फिर थ्रू सम इंसेक्ट जैसे कि हनी बी। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर और अपनी पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाते हैं और थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल और वो ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो वो पोलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में, जहां पे 2 मेल गैमीट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब जो पोलन ग्रेन्स कैरी कर रही थी, पोलन ग्रेन्स आए थे वहां से विंड से, वो पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट्स को रिलीज आउट कर देते हैं। तो जो एक मेल गैमीट होता है, जो यहाँ पे हमारा एक एग सेल प्रेजेंट है, वो उसके साथ उसकी फ्यूजन हो जाती है और वो जाइगोट बना देता है, जिसको हम सिनगैमी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अब 2 मेल गैमीट्स आए, जो एक मेल गैमीट है वो यहाँ की एग सेल के साथ फ्यूज कर गया और उसने जाइगोट बना दिया, जिसको हम नाम देते हैं सिनगैमी का। क्या नाम देते हैं? सिनगैमी। सो इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। वन जो मेल गैमीट आया, वो एग के साथ फ्यूज कर गया, ठीक है, इन दोनों की फ्यूजन हो गई और इसने क्या बना दिया? इसने हमारा जाइगोट बना दिया और ये क्या बन गया? इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। अब हमारे पास जो दूसरा मेल गैमीट प्रेजेंट है, दूसरा मेल गैमीट वो कहाँ जाएगा? वो जो ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर गए थे, ये वाला मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, इस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा और ये बना देंगे बना देंगे PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि 3N होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, इनके साथ इसकी ये वाले स्पर्म की, ये वाले मेल गैमीट की, इन दोनों के साथ फ्यूजन हो गई और इसने रिजल्टेंट बना दिया ये वाला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ये वाले सेकेंडरी मेल गैमीट ने इनके साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड सेल 3N, क्योंकि ये 2N था, हैप्लॉइड वो खुद से था, ठीक है, ये 2N था, हैप्लॉइड वो खुद से था, उसके बाद उसने क्या बना दिया? 3N, इन दोनों ने फ्यूज करके, ठीक है। तो ये बन गया हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद हमारी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें 2 फ्यूजन्स हो रही हैं, ठीक है। 2 फ्यूजन्स कैसे हो रही हैं? क्योंकि हमारे पास 2 मेल गैमीट्स आए, एक मेल गैमीट ने एक सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना लिया, जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं। दूसरे मेल गैमीट ने हमारे यहाँ पे जो 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस पड़ा था उसके साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया, जिसको हम लोग PEN बोलते हैं। और ये जो 2 प्रोसेस सिनगैमी और PEN, जाइगोट और PEN की फॉर्मेशन इसमें जो हो रही है, उसको हम क्या नाम देते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन का। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इवेंट बहुत ही यूनिक है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है। Zygote develops into an embryo with 1 or 2 cotyledons. So zygote जो further developed हो जाता है एम्ब्रियो में, जिसमें या तो 1 cotyledon होते हैं या 2 cotyledon होते हैं। और जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और जो इसके ये जो सिनर्जिड्स थे, ये जो साइड पे 2 थे सिनर्जिड्स, और ये जो एंटीपोडल सेल्स थे, ये डिजेनरेट कर जाते हैं विद आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म्स में ये एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है जो पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। सो यू शुड नो अबाउट दिस डबल फर्टिलाइजेशन जो एंजियोस्पर्म्स में यूनिक है, और इसमें क्या होता है। इसमें दो तरह की फर्टिलाइजेशन, दो तरह की फ्यूजन होती है। फर्स्ट फ्यूजन में मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट बना देते हैं, और एक और दूसरी फ्यूजन होती है इसमें जिसमें एक मेल गैमीट दो सेकेंडरी न्यूक्लियस से एक सेकेंडरी न्यूक्लियस से कंबाइन करके फ्यूज करके ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है जो कि 3n होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। और तो ये वाली जो दूसरी फ्यूजन और पहली फ्यूजन को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जो ये चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट चीज इसमें क्या आती है कि इन इवेंट्स में ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड्स में डेवलप्ड हो जाते हैं, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट बन जाती है, और सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं। वो आप सब लोग को पता ही है क्योंकि आप कोई भी फ्रूट काटते हैं खाते हैं तो सीड हमेशा फ्रूट के अंदर ही होता है। Now we are done with the two topics of this chapter in this part, gymnosperms as well as angiosperm. अब हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं इसकी, प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। सो प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। प्लांट्स में बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट बॉडीज फॉर्म करते हैं। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमीटोफाइट होती है जो गैमीट्स प्रोड्यूस करती है बाय माइटोसिस, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट भी डिवाइड कर जाता है माइटोसिस से टू फॉर्म डिप्लॉइड प्लांट बॉडी दैट इज स्पोरोफाइट। तो हम क्या बात कर रहे हैं, प्लांट्स के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करके हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट बॉडीज बना देते हैं। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी कौन सी होती है, गैमीटोफाइट, और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी कौन सी होती है, स्पोरोफाइट। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करती है गैमीट्स बाय माइटोसिस, और जो जाइगोट जो डिवाइड करता है बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड प्लांट बॉडी दैट इज स्पोरोफाइट। तो ये क्या बनता है, जो हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, स्पोरोफाइट हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है बाय मियोसिस। सो स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। सो गैमीटोफाइटिक प्लांट बॉडी खुद क्या होती है, हैप्लॉइड, और जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी क्या होती है, डिप्लॉइड। ठीक है, तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट प्रोड्यूस करती है गैमीट्स, और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है वो भी हैप्लॉइड स्पोर्स ही प्रोड्यूस करती है थ्रू मियोसिस। गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, गैमीट्स बाय माइटोसिस, और हैप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस। ठीक है, तो इनमें आपस में ऑल्टरनेट होते रहते हैं जनरेशन वाइज बिटवीन गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो हम इसमें तीन तरह के पैटर्न स्टडी करने वाले हैं। इस पिक्चर में आप देखिए, ये मेल गैमीटोफाइट हो गया, ये फीमेल गैमीटोफाइट हो गया नीचे इन ओवरी। ठीक है, तो ये स्पोरोफिटिक स्टेज, तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे चलती रहती है। तो इसमें तीन पैटर्न्स होते हैं, फर्स्ट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेकंड इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, थर्ड वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो फर्स्ट प्लांट लाइफ साइकिल जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो हमेशा जाइगोट के थ्रू ही रिप्रेजेंट की जाती है। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होती है हमेशा वो जाइगोट के थ्रू ही रिप्रेजेंट की जाती है। सो जाइगोट मियोसिस करता है, जाइगोट में मियोसिस होती है और वो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस कर देता है। स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड, और वो जाइगोट में क्या होती है, मियोसिस। मियोसिस में बाद हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये स्पोर्स जो होते हैं इनके अंदर माइटोसिस होती है और ये गैमीटोफाइट बन जाता है, और जबकि इसके अंदर डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज क्या रहता है, फ्री लिविंग गैमीटोफाइट। फ्री लिविंग गैमीटोफाइट किस किस केस में देखा गया था, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के केस में। सो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक जो है, सॉरी, जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज होता है
इसमें कौन सा रहता है, फ्री लिविंग गेमिटोफाइट। सो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है कि जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है वो हमेशा हमेशा जाइगोट को रिप्रेजेंट करती है। जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, हमेशा डिप्लॉयड होता है क्योंकि दो की फ्यूजन से बना होता है। इसके अंदर मियोसिस होती है, तो मियोसिस के बाद ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं इनके अंदर माइटोसिस होती है, माइटोसिस के बाद ये गेमिटोफाइट बनाते हैं। तो इसके अंदर डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज जो होता है वो फ्री लिविंग गेमिटोफाइट होता है। ये किस किस में पाया जाता है, एल्गी में, जैसे कि वॉलवॉक्स और स्पाइरोगाइरा और कुछ स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, सो ये हो गई हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसमें डोमिनेंट फेज क्या है, फ्री लिविंग गेमिटोफाइट, हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। देन इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो हमारा डोमिनेंट फेज क्या होता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो डोमिनेंट फेज रहता है हमारा वो किसमें होता है, डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में। तो स्पोरोफाइट जो है हमारा वो डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक और इंडिपेंडेंट फेज होता है। डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक फेज होता है। जो गेमिटोफिटिक फेज होता है इसमें वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, गेमिटोफिटिक फेज जो रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल हैप्लॉइड गेमिटोफाइट। ठीक है, तो इसमें गेमिटोफिटिक फेज जो है वो सिंगल टू फ्यू सेल गेमिटोफाइट, हैप्लॉइड गेमिटोफाइट से, एन हैप्लॉइड गेमिटोफाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि इसमें मेजर जो हमारा डोमिनेंट फेज होता है वो स्पोरोफाइट होता है, जो कि डोमिनेंट रहता है, फोटोसिंथेटिक होता है और इंडिपेंडेंट होता है। ये किस किस में पाया जाता है, एल्गा की फ्यूकस स्पीशीज में, और सारी की सारी सीड बियरिंग प्लांट जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं, जैसे कि गेमिटोफिटिक फेजेस फ्यू टू मल्टीसेल्ड। सो ये एग्जांपल याद करने वाले फ्यूकस स्पीशीज है, और बाकी सारे के सारे सीड बियरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एज वेल एज एंजियोस्पर्म्स। जबकि हैप्लॉइड जो थी एल्गी की स्पीशीज सच एज वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा और सब स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। हैप्लॉन्टिक में कौन सी स्टेट हमारी जो डोमिनेंट रहती है, हमारी फ्री लिविंग गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट जो है वो डोमिनेटिंग फेज होता है इसमें, और डिप्लॉन्टिक में स्पोरोफिटिक फेज जो है हमारा वो डोमिनेंट होता है। देन थर्ड लाइफ साइकिल हमारी आती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन क्या होती है, इंटरमीडिएट कंडीशन है हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बीच में। तो इसमें गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट जो हैं दोनों के दोनों मल्टीसेलुलर होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, जो बट दे हैव डिफरेंट डोमिनेंट फेजेस। किसी में कौन सा डोमिनेंट, किसी में कौन सा डोमिनेंट, जैसे हमने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में स्टडी किया था। मैंने बाय मिस्टेक ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट के केस में हैप्लॉन्टिक बोल दिया था, जबकि उन दोनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो है लाइफ साइकिल होती है। इसमें किसी में कोई फेज डोमिनेंट हो जाता है, किसी में कोई फेज डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, और दोनों के केस में जो गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर रहते हैं और हमेशा फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, ये इंटरमीडिएट कंडीशन है हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बीच की। So I hope you are clear with these three life cycles. First is हैप्लॉन्टिक, जिसमें हमारा गेमिटोफिटिक स्टेज जो है डोमिनेंट रहती है, जो कि एल्गी की कुछ स्पीशीज में पाया जाता है। एंड देन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है जिसके अंदर हमारी स्पोरोफिटिक स्टेज जो है डोमिनेंट रहती है, जो कि सारी की सारी सीड बियरिंग प्लांट्स जैसे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं, और एक एल्गा जिसका फ्यूकस स्पीशीज है उसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। जबकि हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो है इंटरमीडिएट कंडीशन होती है हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक स्टेज की। इसमें गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो दोनों के डिफरेंट डोमिनेंट फेजेस रहते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। So this completed the chapter 3 of your class plus 1 class. So we are done with the plant kingdom chapter with this topic. I hope you are clear with this chapter. If you have any queries, any questions, so kindly message me or comment me in the comment box, and please like my video and share it with your friends. And if you are new to my channel, kindly subscribe it by pressing the bell icon, and I'll keep on bringing the videos of your class plus 1 like this. So see you in the next video. Thank you.